सो कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। क्या पढ़ा था अपन ने कल? अच्छा, कल तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तुम लोगों ने बातों में उलझा लिया। ये क्या नाम है इसका? श्रद्धा। हैं? क्यों? कितना बातों में उलझा लेती हो तुम लोगों को, हैं? हैं? बातों में जीत लेते हो तुम लोगों को। अच्छा ऐसा। चलो बात करते हैं। क्या देख रहे थे लास्ट हम? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखा हमने। और पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास में हमने एक टेबल बनाई थी, और उसी टेबल के आधार पर हमने कुछ काल देखे थे, जिसमें पहला कौन सा काल था बेटा? आर्कियन काल। कोई नया है आज? आप दोनों? ठीक है बेटा। तो आप लोगों के लिए भी समझ में आएगा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं पृथ्वी का भूगर्भ इतिहास। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है, और उस टेबल में पृथ्वी की भूगर्भ से संबंधित स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें पृथ्वी का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक का क्या एक संपूर्ण अध्ययन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो वो कोई टाइम पीरियड रहा होगा, कोई काल रहा होगा। वही काल क्या कहलाया बेटा? आर्कियन काल कहलाया। ठीक है। क्या क्या हुआ था आर्कियन काल में, जल्दी से बता दो आप लोग। क्या हुआ था? पृथ्वी। हाँ बताओ बताओ, कुछ बोल रहे थे ना। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी इस समय, और इससे कौन सी चट्टानें होगा? आग्नेय चट्टानों का। तो इस काल में पृथ्वी गर्म से ठंडी हो रही थी, और उस दौरान पृथ्वी पर किस प्रकार की? आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें कैसी कहलाई? प्राथमिक चट्टानें कहलाई। कैसी कहलाई? प्राथमिक चट्टानें। और चूंकि प्राइमरी रॉक्स है, यानी इसका मतलब ये है कि इन्हीं रॉक्स के बाद अगली रॉक्स का निर्माण होगा। प्राथमिक चट्टानें बनी। अच्छा, इस काल में क्या जीवाश्म पाए गए? नहीं पाए गए ना। इसलिए अपन ने क्या नाम दिया इसको? आग्नेय नहीं, एजोइक काल। क्या कहा इसको? एजोइक काल की हमने संज्ञा दी है। क्यों एजोइक काल कहा है? क्योंकि जीवाश्म की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। किसी भी प्रकार के जीवाश्म यहाँ में नहीं मिले। अच्छा, इस काल में और क्या हुआ था? बताओ मुझे, इस काल में और क्या हुआ? किसका निर्माण हुआ? मंडलों का निर्माण हुआ। सबसे पहले कौन सा मंडल बना, बताओ जरा? स्थल मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है। कैसे हुआ? पृथ्वी गर्म से ठंडी हुई, तो वो क्या हो गई बेटा? कहीं पर ज्यादा सिकुड़ गई, तो कहीं पर क्या हुई? कम सिकुड़ी। जो उठे हुए भाग थे क्या कहलाए बेटा? हमारे महाद्वीप। और दबे हुए भाग क्या कहलाए? महासागर। यानी स्थल मंडल कौन से हैं? उठे हुए भाग हैं। और जल मंडल कौन से हैं? कौन से बेटा? दबे हुए क्षेत्र थे। ठीक है। अच्छा, वायुमंडल भी बना था ना इस समय। ठीक है। तो स्थल मंडल, जल मंडल, देन सॉरी स्थल मंडल, वायुमंडल, देन जल मंडल बना। ये हमने देखा था। और क्या हुआ था इस काल में? बताओ बताओ। हाँ हाँ, विभिन्न प्रकार के खनिज बने थे इस काल में। कौन कौन से खनिज बने थे? सोना, लोहा, तांबा, मैग्नीज, और बताओ बताओ। बस इतने ही? तो विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? धात्विक खनिजों का निर्माण। आगे चल के ये हम
खनिजों वाले टॉपिक में भी देखेंगे और हम देखेंगे इसको जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम जब कर्नाटक के पठार या प्रायद्वीपीय पठारी भाग को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी इस तरीके की बातें आएंगी कि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो वहां पर इन्हीं आर्कियन क्रम में जो प्राथमिक रॉक है, ग्रेनाइट रॉक है, इन्हीं की बात वहां पर हम करेंगे, इन्हीं का जिक्र वहां पर आने वाला है। आई बात समझ में? तो प्रथम काल सबको याद रखना है, कौन सा काल है? आर्कियन काल। चलो इसके बाद दूसरा कौन सा काल आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। हेडिंग डाल दो आप लोग, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल, इस काल में क्या हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में तो देखो बेटा, प्री कैम्ब्रियन काल की बात करें तो ये जो काल रहा है ये भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। किसकी दृष्टि से? भारत की दृष्टि से। क्योंकि बेटा प्री कैम्ब्रियन काल में ही एक प्राचीन पर्वत का निर्माण हुआ जिसको क्या कहते हैं हम? अरावली पर्वत श्रेणी। तो कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है बेटा? अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। सबको याद रखना है, भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सा पर्वत बना? अरावली पर्वत बना। ये अरावली पर्वत सोचिए आप कितना पुराना है। प्री कैम्ब्रियन काल का टाइम पीरियड देखो आप कितना है ना, लगभग 700 से 600 है ना, है कि नहीं? तो इतना पुराना, यानी 700 मिलियन वर्ष पहले था अरावली पर्वत, और आज भी है। तो ये विश्व का सबसे ज्यादा प्राचीनतम पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे ज्यादा प्राचीनतम पर्वत है, जो अब मूल स्वरूप में नहीं बचा है, घर्षित हो गया है। क्योंकि इतना पुराना पर्वत अपने मूल रूप में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसमें अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया होगी, वो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई भी कम हो गई, उसमें घर्षण होता रहा, और आज वो अपने घर्षित रूप में, अपशिष्ट रूप में शेष रह गया है। इसलिए इसको एक अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। आपको क्या याद रखना है इसमें? अरावली श्रेणी का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। लिख लो पहला पॉइंट, लिखो जल्दी से। प्री कैम्ब्रियन डाल ली हेडिंग? हाँ, इसमें लिखो इस काल में भारत में, इस काल में भारत में प्राचीन अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। प्राचीन अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये काम हुआ एक महत्वपूर्ण। दूसरा और भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम हुआ जो याद रखना है, इसी काल में बेटा कर्नाटक के धारवाड़ में जो चट्टानें पाई जाती, जिन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं, उनका निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। क्या बना इस काल में? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब ये क्या होती है बेटा, तो समझना, अपन आगे समझेंगे। सबसे पहले कौन से क्रम की चट्टानें बनी? आर्कियन क्रम बनी होगी, वही आग्नेय चट्टानें आर्कियन क्रम की, आर्कियन के समय बनी तो आर्कियन क्रम हो गए। इनमें जब होता है बेटा अनाच्छादन, क्या होता है? अनाच्छादन। अभी अनाच्छादन क्या चीज हुई है? इसमें बेटा अपक्षय अपर्दन शामिल होता है। क्या शामिल होता है? अपक्षय अपर्दन। बस बता रहा हूं।
निक्षेपण भी होता है, लेकिन निक्षेपण कोई प्रक्रिया नहीं है बेटा। क्या नहीं है? निक्षेपण इज नॉट अ प्रोसेस। निक्षेपण जब, अब मैं बता रहा हूँ, सुनना जरा है ना, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, सर ने भी सही बताया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सुन लो। देखिए, अक्षय का क्या मतलब होता है? क्या बताया सर ने? अक्षय मतलब टूटना। जब कोई भी रॉक्स, कोई भी चट्टान हो सकती है बेटा, रॉक्स मतलब चट्टान, कोई भी चट्टान सूर्य के तापमान, पानी यानी वर्षा, वर्षा, हिमपात या किसी भी प्रकार की क्लाइमेटोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सकती है, जलवायु घटनाएं, इनके संपर्क में आती है बेटा, तो ये चट्टान ब्रेक होने लगती है। क्या होने लगती है बेटा? ऐसे ब्रेक होने लगेगी, होगी कि नहीं होगी? और ब्रेक होकर, इसमें एक शब्द का यूज करना आप लोगों के साथ, वो हो जाती है विखंडित। क्या हो जाती है? विखंडित हो जाती है। तो चट्टानों का विखंडित होना मतलब उसमें दरारें आना। तो चट्टानों में दरारें कैसे आएंगी देखना जरा। सूर्य ताप मिलेगा तो दिन के समय चट्टान गर्म होकर फैलेगी, फैलेगी कि नहीं फैलेगी? और रात के समय जब तापमान कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगी। तो इस फैलने सिकुड़ने के दौरान चट्टान में क्या होगा? ढीलापन आएगा, और ढीलेपन के कारण चट्टान में क्या आ जाएगी? दरार आ जाएगी। अब इस दरार में वर्षा का पानी भर गया, रात में बर्फ पड़ गई, बर्फ का आयतन ज्यादा हो जाती है, चट्टान की दरार चौड़ी हो गई, धीरे धीरे चट्टान क्या होने लगी बेटा? विखंडित होने लगी। और विखंडित होने के बाद चट्टान के कुछ टुकड़े इसमें से अलग होकर क्या हो जाएंगे बेटा? अलग हो जाएंगे, ऐसे निकल आएंगे, तो उसको कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं बेटा? वियोजन। आप सुन लो जरा, चट्टानों के विखंडन और वियोजन की सम्मिलित प्रक्रिया क्या कहलाती है? अक्षय कहलाती है। समझ पाए? चट्टानों का विखंडन कैसे होता है? कैसे होता है? इनकी प्रक्रियाओं के चलते। जब ये कारक इस चट्टान पर प्रभाव डालेंगे तो चट्टान में दरारें पड़ जाएंगी, और दरारें पड़ना मतलब चट्टानों के जो कण हैं, जो एक मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए थे, वो ब्रेक हो जाएगा। तो विखंडन मतलब ब्रेक होना, दरारें पड़ना, और वियोजन का मतलब अलग अलग हो जाना। तो चट्टाने में पहले दरार पड़ती है, फिर दरारों से टुकड़े अलग होकर वियोजित हो जाते हैं, और ऐसे होकर किसी स्थान पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो यही प्रक्रिया क्या है बेटा? अपक्षय है। ऐसा होता है ना पर्वतीय भागों में, धीरे धीरे चट्टानें टूटती रहती है, मलबा एकत्रित होता रहता है। इस भाग को कहते हैं बेटा अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद या मलबा, सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्स अगर कोई बाह्य कारक एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर दे, ये सेडिमेंट्स यदि कोई बाह्य कारक एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर दे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? अपरदन। तो मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, है ना, यहाँ कोई नदी बह रही थी, पर्वत से निकली और अपने साथ इन सेडिमेंट को क्या करके ले गई? बहा के ले गई। हवा भी हो सकती है, हिमानी हो सकती है, सागरी जल हो सकता है, भूमिगत जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने साथ ये बहा कर ले गई, और उसने किसी स्थान विशेष पर तो उसको क्या कर दिया बेटा? छोड़ दिया। अब कोई भी चीज मुझे बताओ जो बह रही है वो कहीं ना कहीं तो छूटेगी, नहीं छूटेगी? तो इन अवसादों का क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। तो अवसादों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अपरदन। क्या कहते हैं? अपरदन। अवसादों का स्थानांतरण होना। अपक्षय क्या है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट कर एकत्रित हो जाना।
यानी यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्थैतिक प्रक्रिया है। यहाँ अवसाद अपनी ही स्थान पर क्या रहते हैं? एकत्रित रहते हैं। पर अपर्दन, अपर्दन क्या है? स्थानांतरण हो रहा ना। तो अपर्दन कौन सी प्रक्रिया है? गतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? गतिक। तो चट्टानों का अपने ही स्थान पर विखंडन और वियोजन होना अपक्षय है, और उन मलबे का, अवसादों का स्थानांतरित हो जाना अपर्दन है। अब जो मलबा आगे जा रहा है, नदी बहा कर ले जा रही है, जब नदी की परिवहन शक्ति कम होगी तो वो अपने आप छूट जाएगा वहीं पर। मतलब नदी क्या करती है? मलबे को किसी स्थान पर छोड़ देगी। अब छोड़ देना कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बहाकर ले ही जा रहे थे ना हम, तो छोड़ रहे मतलब छूट ही जाएंगे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि नदी अगर पर्वत से बह रही है तो तेज बहेगी, लेकिन मैदानों में जाएगी तो स्लो हो जाएगी। और नदी की परिवहन शक्ति मतलब स्पीड अगर कम हो गई, बहने की रफ्तार कम हो गई, तो अपने आप अवसाद क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। और जब अवसाद छूट जाएंगे तो उसी को कहते हैं बेटा निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। पर अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया शामिल है, निक्षेपण स्वतः हो जाता है। क्या? निक्षेपण स्वतः हो जाता है। तो निक्षेपण कोई प्रक्रिया ना होकर क्या है? स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, या स्वतः होने वाली एक प्रोसेस है। हो ही जाता है निक्षेपण, तो किया थोड़ी जा रहा है, निक्षेपण हो रहा है। मैं कहूं कि किसी वस्तु को उठा के एक स्थान दूसरा छोड़ दें तो वो तो अपर्दन है ना, वो निक्षेपण थोड़ी है। निक्षेपण मतलब छूट जाना। निक्षेपण मतलब छूट जाना। प्रक्रिया है क्या निक्षेपण? नहीं। तो अनाच्छादन में क्या शामिल होता है बेटा? अपक्षय और अपर्दन। इसको कहते हैं डेन्यूडेशन। क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन में वेदरिंग आती है और इरोजन आता है, सेडिमेंटेशन नहीं आता। निक्षेपण नहीं आता, निक्षेपण स्वतः हो जाता है। आगे बात समझ में? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे बनी? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से। यानी आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उनका क्या हुआ? अपक्षय और अपर्दन हुआ, और अपक्षय अपर्दन होने से एक एक करके चट्टानों में अवसाद क्या होते रहे? इस तरीके से जमा होते रहे, और जो रॉक फॉर्म हुई वो कौन सी रॉक कहलाई बेटा? धारवाड़। क्या कहलाई? धारवाड़। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जब अपक्षय प्रवृत्त हो जाती है तो कौन सी चट्टानें बनती हैं? धारवाड़। तो कौन से काल में बनी? देखो प्री कैम्ब्रियन काल। और धारवाड़ शब्द कहां से आया है? धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक की। कहाँ है जगह? कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़। चूंकि वहां पर ये चट्टानें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? धारवाड़ क्रम कह देते हैं। बहुत ज्यादा पाई जाती है ऐसी चट्टानें। इन चट्टानों की विशेषता क्या होती है आगे समझेंगे अपन। इनमें बेटा बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। बहुत खनिज से संपन्न चट्टानें होती हैं, आगे समझेंगे अपन। तो मैं कहूंगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें कब बनी? तो पता होना चाहिए कब बनी? प्री कैम्ब्रियन काल में। कैसे बनी? अनाच्छादन से। किसके अनाच्छादन से? आर्कियन क्रम की चट्टानों के। किसके अनाच्छादन से? आर्कियन क्रम। आएगा समझ में सबको? कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, पर गलत याद नहीं करने का। क्या बात कर रहे हो? हाँ बता देता हूं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से क्या बनी बेटा? धारवाड़। अनाच्छादन का मीन क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब है कोई भी चट्टान है उसका, उसमें दरारें पड़ जाना और अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाना।
यानी दरारों को पड़ने की स्थिति की क्या क्या कहते हैं बेटा, विखंडन कहते हैं। दरारें क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि ये सारे कारक उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। वियोजन, वियोजन का मतलब अलग अलग हो जाना। क्या हो जाना? अलग अलग। तो देयर आर, क्या हो रहे हैं, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है रॉक्स। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? वियोजन कहलाएगी। अगर रॉक्स में ऐसी दरारें पड़ गई तो क्या कहलाएगी बेटा? ये विखंडित हो गई। ऐसा होता है, देखे हैं पत्थर आपने, कुछ दरार वाले होते हैं, कुछ टूट कर इकट्ठे हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया किसी स्थान पर होती है, इसलिए वहीं पर मलबा क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो मलबे के एकत्रित होने की प्रक्रिया ही क्या है? अपक्षय। अब एकत्रित हो गया, इसलिए कैसी प्रक्रिया है बेटा? स्थैतिक प्रक्रिया है। इसमें मलबे में कोई गति नहीं है, वो वहीं पर इकट्ठा है। अब नदी आई पानी लेकर बरसात के समय में, या फिर तेज वायु चल गई, तो क्या होगा? इस मलबे को यहां से बहा कर ले जाएगी वो। तो नदी का वर्षा का तेज पानी आया और इस अवसाद को बहा कर ले गया और किसी स्थान पर जाके छोड़ दिया, ये छूट गया अपने आप से। तो स्थान का स्थान, अवसाद का क्या हो गया बेटा? स्थानांतरण हो गया। और स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अपर्दन कहते हैं, जो एक गति प्रक्रिया है, जिसमें स्थानांतरण हो रहा है ना, गति हो गई ना, अवसाद मूव कर गए, तो अपर्दन हो गया। ठीक है। अब ये चीजें कहीं पर जाके एकत्रित हो जाएंगी तो वहां निक्षेपण हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर नदियां पर्वतों से मलबा लाती हैं और मैदानों में छोड़ देती हैं, तो मैदानों का निर्माण हो जाता है ना, हो जाता कि नहीं? ऐसे मैदान जलोढ़ के मैदान कहलाते हैं। तो हिमालय की बहुत सारी नदियां निकलती हैं और जब वो नीचे आती हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार में मलबा छोड़ती हैं, तो क्या बनाती है? उत्तर के विशाल मैदान बनाती है। आ रही बात समझ में? तो मैं कहूं उत्तर के विशाल मैदान कैसे बने? नदियों के अपक्षय अपर्दन से बने। बने कि नहीं बने? नदियों का मलबा वहां पर जमा हो गया और वहीं क्या निर्माण हो गया? मैदान बन गए। तो सामान्य तौर पर कह देते हैं कि ये जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से बनी है। ठीक है। अब ये आगे समझेंगे अपन, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। अपक्षय अपर्दन समझ में आया? ये आना चाहिए। अपक्षय अपर्दन हुआ, ये सारी प्रक्रिया होती है आर्कियन क्रम में, तो बनती है धारवाड़। और धारवाड़ शब्द कहां से निकल कर आया है? कर्नाटक का एक जिला है, कौन सा? धारवाड़, वहीं से आया है। वहां पर यही चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं। ये बात समझ गए आप? लिख लो। कुछ नहीं डालना है इस काल में। दूसरा पॉइंट लिखना है, इस काल में इस काल में आर्कियन क्रम की चट्टानों के इस काल में आर्कियन इस काल में आर्कियन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। एक और चीज भी इसी काल में लिख लो। इस काल में तापमान एवं दबाव के कारण तीसरा पॉइंट लिखना था बेटा, तुमने उसी में लिख दिया। तीसरा पॉइंट है, इस काल में तापमान एवं दबाव के कारण चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया सर्वाधिक हुई। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया सर्वाधिक हुई। चट्टानों के रूपांतरण
की प्रक्रिया सर्वाधिक हुई। ठीक है, तो इस काल में चट्टानों में क्या हुआ बेटा, रूपांतरण हुआ है। मतलब क्या हुआ गया बेटा, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें यानी जो ग्रेनाइट जैसी चट्टानें थी, ठीक नहीं थी, ये परिवर्तित होकर रूप में परिवर्तित होकर नीस जैसे भागों में बदल गई, इनका रूप अलग हो गया। बेसाल्ट जैसी चट्टानें किसमें बदल रही थी बेटा, सिस्ट में बदल गई। मतलब रूपांतरण की प्रक्रिया इसमें ज्यादा तेज थी। आर्कियन में भी रूपांतरण था, लेकिन प्री कैम्ब्रियन में रूपांतरण और तेज हो गया। हाँ बेटा, हाँ जी, प्री कैम्ब्रियन में ये रूपांतरण और तीव्र हो गया। तुम तो कल आई थी ना, कल आई थी ना तुम? हाँ ठीक है। देखिए क्या होता है, अपन ने क्या लिखा है, क्या लिखा है, टेम्परेचर और प्रेशर लिखा है कि नहीं। तापमान और दबाव जब पड़ेगा किसी भी चट्टान पर तो उसका रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर दसी हुई है चट्टानें, ठीक है, अब इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो इन चट्टानों के रूप में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कोयला चट्टान में चेंजेस आ जाते हैं, वो ग्रेफाइट बन जाती है, बनती कि नहीं बनती, रूपांतरित चट्टान चट्टान है ना। कोयला भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीरा बन जाता है, क्या बन जाता है, हीरा। तो हीरा कौन सी चट्टान हो गई, रूपांतरित चट्टान। ऐसे ही ग्रेनाइट किसमें बदल जाती है, नीस में बदल जाती है। बेसाल्ट किसमें बदल जाती है, सिस्ट में बदल जाती है। गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाती है ना, सिस्ट फाइलाइट में बदल जाती है। बहुत सारी रूपांतरित चट्टानें होती है। अरे वाह, क्या बात है हीरो, आज तो तुम छा गए। हाय हाय, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ठीक हो, क्या नाम है तुम्हारा, हैं? अरे सर सलाम सर। कन्नौज के शासक बैठे हैं यहाँ पर, आप सब लोग आए और इनको सलामी दिया करो। हैं? अरे यार, मेरे हाथ में राइट में ये था, है ना, ठीक है। और सैल्यूट उस हैंड से होता है जो फ्री होता है, ठीक है। अब नियम बना दिया कि लेफ्ट से नहीं होता है, राइट से होता है। अब लेफ्ट चलाने वालों को ज्यादातर लेफ्ट ही चलता है, मेरा लेफ्ट चलता है। चलिए बात दूसरी, ये लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है बातें कर करके, इससे बच के रहना सब लोग, है ना, क्लास के बता रहा हूँ आप लोग। चलो नेक्स्ट है बेटा। तीसरा काल है पुराजीवी महाकल्प। आया बेटा, देखो टेबल जरा, आया कि नहीं आया। और पुराजीवी महाकल्प में कौन सा काल आया, हाँ पुराजीवी महाकल्प है। और पुराजीवी महाकल्प में काल आया है जिसको कहते हैं कैम्ब्रियन काल। ये काल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम अति महत्वपूर्ण कालों का ही अध्ययन करेंगे, सारे कालों का अध्ययन नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अति महत्वपूर्ण कालों में तीसरा काल आता है कैम्ब्रियन काल। ठीक है, कैम्ब्रियन काल क्यों महत्वपूर्ण है, कैम्ब्रियन काल इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा क्योंकि इस काल में अगर आप देखोगे तो भारत में प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत विंध्याचल की उत्पत्ति हुई। कौन से पर्वत की उत्पत्ति हुई है बेटा, प्राचीन वलित पर्वत यानी विंध्याचल की उत्पत्ति हुई है। अब हमने एक शब्द लिखा है प्राचीन वलित पर्वत, तो क्या मतलब है इस चीज का समझो जरा। देखिए क्या हुआ कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल में हम देखते हैं कि मैंने कुछ चीजें आपको नहीं बताई है क्योंकि वो ज्योग्राफिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।
जो हमारा प्री कैम्ब्रियन काल था उसमें बहुत सारी झीलों का, आंतरिक सागरों का निर्माण हो रहा था, हुआ। अब ये झीलों और सागरों का जो निर्माण हुआ, एक्चुअल में इनके निर्माण में नदियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किसने बेटा? नदियों ने। नदियों का जल आ रहा था और उनमें जा रहा था, समा रहा था। अब नदियां जब किसी झील में जाएंगी तो बताओ बेटा, अपने साथ जल के साथ साथ क्या लाएंगी? अवसाद लाएंगी, लाएंगी कि नहीं? और ये अवसाद कहाँ कहाँ डालेंगी बेटा? हाँ, ये अवसाद कहाँ पड़ जाएंगे बेटा? इस तरीके से किसी भी झील की या किसी भी तालाब की, या कोई भी तालाब तो नहीं था, सागर मान लेते हैं, सागर की तली में। और सागर की तली को अपन कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा अपन तलछट। क्या कहते हैं? तलछट। तो सागर की तली में जब कोई अवसाद जमा होते तो उसको कहते हैं तलछट। और तलछट के जमाव से, यानी अवसादों के जमाव से तली धीरे धीरे उभरने लगी। जब ये तली भरती है बेटा तो तली नीचे जाती है, क्योंकि इस पर क्या पड़ती है बेटा? वजन पड़ती है, दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से जो कोने वाले भाग हैं ये क्या आते? एक दूसरे के पास आते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि ऐसे आप एक चादर फैला लो और चादर में बीच में आप क्या रखते जाओ? पत्थर रखते जाओ, पत्थर रखते जाओ तो चादर कहाँ जाएगी? नीचे। तो कोने कहाँ आएंगे? पास में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो देखना जरा, इस तरीके से जब ये भार नीचे जाएगा तो ये कोने कहाँ आएंगे बेटा? पास में आएंगे। और कोने पास में आएंगे तो यहाँ पर बनते हैं बेटा क्या? बलन बनते हैं। क्या बनते हैं? बलन। तो जब भी हमारा धरातल कहाँ जाता है? नीचे जाता है, तो उस पर कौन से बल लगते हैं? संपीड़न बल लगते हैं। कौन से बल लगते हैं? संपीड़न। ये संपीड़न कहलाता है कि नहीं? बताओ मुझे। और संपीड़न बल लगेगा तो क्या होगा? हमारी धरातल का जो सेडिमेंट वाला भाग है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? ऊपर उठने लगता है ऐसे। और ऊपर उठकर ये क्या बन जाता है बेटा? ऐसे माउंटेनियस हो जाता है, फोल्डेड माउंटेन बनाता है। क्या बनाता है? फोल्डेड माउंटेन। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा गया है, पर्वतोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था एक विज्ञानी थे जिनका नाम था कोबर। तो कोबर महोदय ने अपना भूसन्नति सिद्धांत दिया था। तो आगे चलकर मैं भूसन्नति सिद्धांत बताऊंगा, जिसमें कहा जाता है कि जब भी सागर के भागों में अवसादों का जमाव होता है, सागर की तली भारी होने के कारण नीचे चली जाती है, जिससे उसके कोनों पर क्या लगते हैं बेटा? बल लगने लगते हैं। ये संपीड़न बल होते हैं। और इन संपीड़न बलों के कारण जो तली नीचे जा रही थी, जो अवसाद नीचे जा रहे थे, वो नीचे जाना बंद हो जाते हैं। कहाँ आना शुरू कर देते हैं? ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे करके ये अवसाद किससे बदल जाते हैं बेटा? वलित पर्वत में बदल जाते हैं, वलन बनते हैं। समुद्रों से ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है, सागरों से ही पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ऐसे सागर जो कैसे होते हैं? अवसादों से भरे होते हैं। जैसे आज हिमालय भी जहां बना है ना, वहां पहले तैतीस सागर हुआ करता था। आगे अपन समझेंगे। अच्छा, जहां पर अरावली पर्वत है वहां पर भी किसी प्रकार के अवसादों के हम इस तरीके से देख सकते हैं कि प्राचीन कोई वहां पर जलराशि नहीं होगी, इसलिए आज वहां पर हम देख पाते हैं एक पर्वत है। ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। बाकी और सारे सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो बहुत अलग अलग बातें करता है। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है प्राचीन वलित पर्वत कौन सा बना बेटा? विंध्याचल। वो विंध्याचल पर्वत कैसे बना? अवसादों के जमाव से और तलछट में दबाव पड़ने से। तलछट में दबाव पड़ा तो बलन बना, बलन बना तो वलित पर्वत बने। तो विंध्याचल पर्वत एक प्राचीन वलित पर्वत है, जबकि हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। वो नवजीवी महाकल्प में बनेगा। ये कब बना? पुराजीवी महाकल्प में। तो पूछूंगा आपसे जब विंध्याचल पर्वत बढ़ाऊंगा कि विंध्याचल पर्वत कब बना, तो आप कब बताओगे? कैम्ब्रियन काल में। कौन से महाकल्प में? पुराजीवी महाकल्प में, कैम्ब्रियन काल में। लिख लिया ये, लिखो इसको। इस काल में
पुराजी महाकाल में लिखना, कैम्ब्रियन काल लिखना, पुराजी महाकाल के अंतर्गत कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल में लिखो, इस काल में भारत में, इस काल में भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण, इस काल में भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण जलीय भागों में, जलीय भागों में विंध्याचल पर्वत का निर्माण जलीय भागों में अवसादों के जमाव यानी तलछट के जमाव, अवसाद यानी कोष्टक लिख लेना, तलछट, तलछट के जमाव एवं संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप हुआ, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप हुआ। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर जब विंध्याचल पर्वत बन रहा तो विंध्याचल पर्वत कैसे बना? अवसादों के जमाव से बना। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी कि नहीं? क्योंकि अवसादों के जमाव से बना है ना, तो ये अवसादी चट्टानें, ये प्राचीन अवसादी है बेटा। तो विंध्याचल पर्वत में ज्यादातर क्या पाई जाती है? प्राचीन अवसादी चट्टानें, जिनको विंध्य क्रम की चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें। आगे अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल इतिहास में विंध्य क्रम की चट्टानें कैसे बनी। आ रही बात समझ में? यानी आप मुझे ये बताओ, कैम्ब्रियन काल में एक नई प्रकार की चट्टान बन रही है, कौन सी? अवसादी चट्टान। आर्कियन काल में कौन सी चट्टान बन रही थी? आग्नेय चट्टानें। प्री कैम्ब्रियन में कौन सी बन रही थी? रूपांतरित चट्टानें बन रही थी कि नहीं? देखो जरा, ताप और दबाव से क्या हो रहा था? चट्टानों में रूपांतरण हो रहा था। और कैम्ब्रियन काल में कौन सी बनी? अवसादी चट्टानें। तो लिखो जरा, इस काल में विश्व के विभिन्न भागों में दूसरा पॉइंट, हाँ, इस काल में विश्व के विभिन्न भागों में अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से अवसादी चट्टानों का निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। ऐसी चट्टानें मुख्यतः, इसी में लिखना है, ऐसी चट्टानें मुख्यतः इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, भारत, अमेरिका, आदि क्षेत्रों में निर्मित हुई, आदि क्षेत्रों में निर्मित हुई। निर्मित हुई। तो ऐसी चट्टानों के प्रमाण कहाँ कहाँ पर मिले हैं? भारत, स्कॉटलैंड, वेल्स, मतलब ये इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड को मिलाकर स्कॉटलैंड और वेल्स, और उत्तर अगर हम आयरलैंड को मिला लें तो उसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यूके वाले भागों में और भारत एवं अमेरिका जैसे भागों में क्या हुआ बेटा? पुरानी अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अगर आपसे कोई बोले कि ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो भारत में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? विंध्य क्रम के रूप में पाई जाती है, विंध्याचल क्षेत्रों में पाई जाती है। ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है। और न्यूएस्ट सेडिमेंट्री रॉक कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वत में।
कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वत। याद रखोगे। पुरानी औषधि कहाँ मिलती है? अरावली क्षेत्रों, सॉरी विंध्यन क्षेत्रों में, और नवीन हिमालयी क्षेत्रों में। आई बात समझ में? आगे पढ़ेंगे। सबसे पुरानी कौन सी चट्टानें होती है? अरावली, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी है ना? जो किस प्रकार की है? आग्नेय प्रकार की। चट्टानों के 3 रूप होते हैं यार बेटा। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी होती है? आग्नेय। दूसरी कौन सी होती है? अवसादी। और तीसरी कौन सी होती है? रूपांतरित। ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले प्राइमरी रॉक क्या कहलाती है? आग्नेय। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले कौन बनी? आग्नेय बनी। अच्छा, ये किस काल में बनी? प्राथमिक काल में बनी। सबसे पहले कौन सा काल आया? एक कान के नीचे लगाऊंगा अभी। सबसे पहले कौन सा काल आया? आर्कियन काल आया। कौन सा काल आया? आर्कियन काल। अभी इतने भूल गए क्या इतनी जल्दी? कौन सा काल आता है? आर्कियन काल। आर्कियन काल में कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय। अब इन चट्टानों के रूप में परिवर्तन हुआ किससे बेटा? ताप एवं दबाव की क्रिया से। तो प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सी चट्टानें बनी? रूपांतरित चट्टानें बनी। बनी कि नहीं? इन्हीं चट्टानों के अनाच्छादन से, किससे बेटा? अनाच्छादन से कौन सी चट्टानें बनती है? अवसादी। तो कैम्ब्रियन काल में कौन सी चट्टानें बनी? अवसादी बनी। तीनों प्रक्रिया अलग अलग है कि नहीं है? यहां पर आग्नेय कैसे बनी? आग्नेय कैसे बनी? लावा के ठंडे होने से। पृथ्वी गर्म से ठंडी हो रही थी ना, तो पृथ्वी के गर्म से ठंडी होने से क्या बनी? आग्नेय चट्टानें। यही तो चल रही थी आर्कियन काल में प्रक्रिया। इनमें ताप और दबाव की प्रक्रिया हुई तो रूपांतरित बनी, बन गई दूसरी चट्टान। कब बनी? प्री कैम्ब्रियन में बन गई। अब इसमें अनाच्छादन में बता ही चुका हूं आपको, अभी समझाया अनाच्छादन हो रहा था। और अनाच्छादन से सेडिमेंट जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है सेडिमेंट का निक्षेपण कि नहीं हो रहा? और सेडिमेंट का निक्षेपण हुआ तो ये अवसाद है कि नहीं है? तो अवसादी रोग बनेगी। तो ये कब बनी बेटा? कैम्ब्रियन काल में विंध्य पर्वत बना। दिमाग खोल के बैठो। क्या दिमाग खोल के बैठना है? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर कुछ, है ना? यहाँ पर टॉपिक जो है ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल है। समझोगे नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। और इसी का पूरा पूरा इस्तेमाल हम आने वाली यूनिट में करने वाले, इसलिए पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। तो एक एक चीज ध्यान से सुनो, समझो, उसके बाद लिखना है। आई बात समझ में? कोई डाउट हो पूछो यहाँ पर, लेकिन मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ, जो बता दे रहा हूँ, उसको तो याद रखो कम से कम। याद रखना, मैं पूछता हूँ नहीं बनेगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, भले से ही कोई बने रहो, मुझे नहीं पता। तो कैम्ब्रियन काल की प्रमुख घटना क्या रही बेटा? क्या रही बताओ जल्दी से। प्राचीन विंध्याचल पर्वत बना। और दूसरी घटना क्या रही? क्या रही दूसरी घटना? तो लिख लो उसमें। दूसरी घटना लिखी ना अपन ने, क्या लिखी? अवसादी चट्टानें बनी विश्व के अलग अलग भागों में। कहां कहां बनी? तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर ये प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, जो काल आता है उसके बारे में सुन लो जरा। इसके बाद आता है ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन। देखो जरा टेबल में, देखो टेबल में आता है कि नहीं? ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन, ये तीनों काल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनका ज्यादा यूज नहीं होगा। भारत की दृष्टि से या भूगोल की दृष्टि से इन कालों में ऐसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं। अननेसेसरी डाटा कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं।
सीधे किस पे आएंगे हम, कार्बोनिफेरस, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हेडिंग डालो आप कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ है, इसको ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार के घटनाक्रम को देखा जा सकता था। इस काल में वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी पर्वतीय हलचलें और हम कहें कि भूकंप जैसी प्रक्रियाएं चल रही थी। धरातल बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। यहां पर धरातल में जगह जगह पर आप देख सकते हो कि दरारों का निर्माण हो रहा था, क्योंकि क्या हो रही थी, पृथ्वी बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, हिल रही थी। तो पृथ्वी पर इतनी हलचलें चल रही थी कि जगह जगह पर बड़ी बड़ी क्या बन रही थी बेटा, दरारें बन रही थी। क्या बन रही थी बेटा, दरारें। किसके कारण, पृथ्वी बहुत अनस्टेबल थी। इन दरारों को भ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंश, फॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में। फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट बन रहे थे। और फॉल्ट जिस प्रक्रिया से बनते हैं उसको कहते हैं बेटा भ्रंशन, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी इस काल में। कौन सी प्रक्रिया चल रही थी, फॉल्टिंग। फॉल्ट कब बनते हैं देखना जरा। मान के चलो हमारा धरातल इस तरीके की कोई एक भाग है, इस तरीके का धरातल है हमारा। इसमें दरार कब बनेगी बेटा, जब इसमें कौन से बल लगेंगे, बताओ मुझे, तनाव बल। यानी ये वाला भाग इस ओर जाने की कोशिश करे, ये वाला भाग इस ओर जाने की कोशिश करे, तो क्या होगा बेटा, इस तरीके की स्थिति बन जाएगी, ऐसे दरार बन जाएगी बेटा। देखो जरा, बनेगी कि नहीं। तो तनाव बलों से क्या बनती है, क्या बनते हैं बेटा, भ्रंश बनते हैं। तनाव बलों से क्या बनते हैं, भ्रंश बनते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर उस समय कौन से बल लग रहे थे, तनाव बल। और तनाव बल से क्या बन रहे थे, भ्रंश। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रंशन। तो जब भी पृथ्वी की भूपरपटी में तनाव बल सक्रिय होते हैं तो इससे पृथ्वी की भूपरपटी में दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरारों में जब ज्यादा विस्तार हो जाता है, ये दरारें चौड़ी हो जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, भ्रंश। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ पा रहा है। फिर से बोलूं, हमारी भूपरपटी में जब कौन से बल सक्रिय होते हैं, तनाव बल। तो तनाव बल लगने से क्या हो जाता है, दरारें पड़ेंगी। दरारें ही जब चौड़ी हो जाएंगी तो क्या बनते हैं, भ्रंश। और भ्रंशों के निर्माण की प्रक्रिया भ्रंशन कहलाती है। भ्रंश एक प्रकार की चौड़ी दरार होते हैं, सीधी सी बात, और कुछ भी नहीं। थोड़ी सी मतलब तीन प्रक्रिया होती है। जैसे मान के चलो कोई हमारी दरार, हमारी सेल है, कोई भी चट्टान है, जब इसमें थोड़ा सा ऐसा दरार सी बन जाती है तो उसको कहते हैं बेटा क्रैक्स। क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना क्रैक्स आ गए, बोलते नहीं कहते, क्रैक्स मतलब पतली सी दरार। यही दरार जब थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, ऐसे चौड़ी हो जाए, तो हम इसको कहते हैं चटकन। क्या कहते हैं, चटकन।
ठीक है। और यही थोड़ी सी और ज्यादा चौड़ी हो जाए तो बन जाती है दरार। इसको कहते हैं विभंग। क्या कहते हैं? विभंग। और यही विभंग जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए बेटा, चौड़े हो जाए, बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो ये क्या कहलाता बेटा? भ्रंश कहलाता। प्रक्रिया है एक। तो चौड़ी दरार क्या है? भ्रंश। कैसे बनते हैं? तनाव से। तनाव बल तब उत्पन्न होगा जब विपरीत और बल लगेंगे पृथ्वी पर, हलचलें होंगी। आप पापड़ को ऐसे कर दो तो तनाव बल नहीं लगेगा। हमारी पृथ्वी में भी क्या हो रही थी उस समय? हलचलें हो रही। अभी हलचलें क्यों हो रही थी? क्योंकि एक शब्द समझना, इसको अभी अभी समझाऊंगा। उस समय टेक्टोनिक घटनाएं घटित हो रही थी। प्लेट टेक्टोनिक सक्रिय था, महाद्वीपों में विस्थापन हो रहे थे। ऐसा मानना है वैज्ञानिक वैगनर का, हैरी हेस का, मॉर्गन का। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने? तो इतना समझो कि कार्बोनिफेरस काल में महाद्वीपों में शिफ्टिंग हो रही थी। अब आप कहोगे महाद्वीपों में शिफ्टिंग होती, हम कहाँ जाने वाले हैं? तो हम तैरते हुए अमेरिका पहुंचने वाले हैं थोड़ी समय में, वहीं उतारेंगे आपको। तो महाद्वीप क्या होते बेटा? शिफ्ट होते रहते। तो आपको आगे चल के चीज बताऊंगा मैं कि महाद्वीपों के विस्थापन की प्रक्रिया कार्बोनिफेरस काल में ही हो रही थी। आई बात समझ में? इसके बारे में हमें आने वाले समय में एक वैज्ञानिक बताएंगे जिनका नाम है वैगनर। क्या नाम है? वैगनर। वैगनर नामक वैज्ञानिक बताएंगे। अपन वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे जो हिमालय की उत्पत्ति बताता है। उस सिद्धांत में मैं कार्बोनिफेरस काल की चर्चा करूंगा। तो समझ जाओ कार्बोनिफेरस काल में क्या हो रहे थे बेटा? भ्रंशन की प्रक्रिया चल रही थी। एक बात समझ में आ गई आपको? अब ये बड़े बड़े भ्रंश हमारी पृथ्वी पर बन रहे थे बेटा, बहुत बड़े बड़े भ्रंश थे, ऐसे बन रहे थे। और उस समय हमारी पृथ्वी पर वनस्पतियां आ गई थी। क्या गई थी बेटा? पृथ्वी पर वनस्पतियां। अब मुझे बताओ ये पृथ्वी पर जो वनस्पतियां आएंगी सब इस भ्रंश में दब जाएंगी, इन दरारों में चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी? इन बड़ी बड़ी वनस्पतियों को ग्लोसोप्टेरस वनस्पति कहा जाता था। बड़ी बड़ी पेड़ होते, 100-100 फीट ऊंचे पेड़ होते थे। तो बड़ी बड़ी वनस्पतियां सबकी सब दरारों में क्या हो गई बेटा? दब गई और करोड़ों सालों तक दबी रही। क्या रही? करोड़ों सालों तक दबी रही और जीवाश्म ईंधनों में बदल गई। ऐसे ईंधनों को ही हम क्या कहते हैं बेटा? कोयला और पेट्रोलियम कहते हैं। और ये जिस चट्टान में मिलते हैं उन्हें कहते हैं हम गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या कहते हैं? गोंडवाना क्रम। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कब बनी? कार्बोनिफेरस काल में। कैसे बनी? भ्रंशों में पेड़ पौधों के जीवधारियों के दब जाने से। और वे दब जाएंगे तो ताप और दबाव लगेगा उन पर। ताप और दबाव से जीवधारियों का जो ठोस कार्बन था वो क्या बन गया? कोयला। और जो लिक्विड कार्बन था वो क्या बन गया? पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम जिन चट्टानों में पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की है। ये चट्टानें कार्बोनिफेरस काल में बनी। कैसे बनी? भ्रंशों में पेड़ पौधों के दब जाने से, वनस्पतियों के दब जाने से। सीखे दो चीजें। सीखे कार्बोनिफेरस काल में क्या क्या हुआ? पहला क्या हुआ? भ्रंशन की प्रक्रिया सक्रिय रही जिससे बड़े बड़े भ्रंशों का निर्माण हुआ। दूसरा, इन भ्रंशों में बड़ी बड़ी वनस्पति पेड़ों के दब जाने से
गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिली। इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोयला और पेट्रोलियम। भारत में इस प्रकार की चट्टानों में, भारत में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 98% कोयला इसी में निकाला जाता है। वो भी किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। कोयले का एक टाइप है ये बिटुमिनस। तो भारत में 98% बिटुमिनस कोयला किस चट्टान में मिलता है बेटा? गोंडवाना क्रम की। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर यही मिलता है। तो आगे चलकर मैं कहूंगा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें और बिटुमिनस कोयला कब बने? कार्बोनिक। कैसे बने? ब्रह्मसौ में वनस्पतियों की दक्षता। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? आई कि नहीं आई? हाँ हूँ बोला करो, मैं निर्जीवों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग अभी जीवाश्म नहीं बने हो, है ना? जीवित हो, ठीक है? बोलो यस सर, बोलो जल्दी से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। क्या बोल रहे हो? क्या करूं? क्या करना है? लिखवाना अभी उसमें और रह गया है। टाइम हो गया है, 1-2 पॉइंट और बचे हैं अभी उसमें, कल लिखवा दूंगा। इतना याद करना, कल पहले पूछूंगा सारे काल, नहीं बनेगा तो करूंगा धुलाई सबकी, और इसकी तो सबसे ज्यादा।